बहरहाल यहाँ पर जो हमारे पास इस वक्त सबसे बेस्ट एस्टिमेट है वो ये सिग्निफिकेंस है 0.001 is less than 0.05. So based upon this significance we can say that null hypothesis is rejected. और इन्फर कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि one of the treatments is significantly controlling diabetes. अब वो कैसे पता चलेगा वो कौन सी ट्रीटमेंट है? उसके लिए ये पोस्ट ऑप टेस्ट होता है। तो सिंपल तरीके से ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए 1 by 1 से कंपेयर किया है। पहले उससे कंट्रोल को कंपेयर किया है मेडिकेशन के साथ, फिर कंट्रोल को कंपेयर किया है एक्सरसाइज के साथ, फिर कंट्रोल को कंपेयर किया है डाइट के साथ। तो देखिए जब कंट्रोल अब इनमें से इन चारों में से कौन सा सिग्निफिकेंट है, तो आप यहाँ पर आ जाए सिग्निफिकेंस देखिए किसकी कम है 0.5 से, इसकी कम है और इसकी कम है। तो ये दो वो ग्रुप्स हैं जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर रहे हैं डायबिटीज। क्यों? बिकॉज देयर सिग्निफिकेंस इज लेस देन 0.05। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप एक और निशानी लिख सकते हो, ये स्टेरिक लगा होता है, स्टार स्टेरिक का निशान है, इट मींस दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट। नेक्स्ट इसी तरह कंट्रोल के बाद मेडिकेशन को उससे कंपेयर किया है, medication compared by control, medication compared by exercise and then medication controlled by diet। इसमें भी आप देखिए 0.022 ये वाला जो ग्रुप है यानी ये वाला, when medication treatment 1 is compared by treatment 3 they are significantly controlling, they are different with each other। ये significantly control कर रहे हैं diabetes में because diabetes less than। आगे भी चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए एक्सरसाइज को कंपेयर कर रहे हैं इन तीन ग्रुप्स के साथ। यहाँ पर की वैल्यू इसकी कम है 0.004 लेस देन 0.05, ये स्टेरिक पे लगा, इट मींस दिस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। व्हेन स्पेशल डाइट इज कंपेयर्ड विद कंट्रोल मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज, इन दैट केस these two groups are significantly different। when control is compared by medication, exercise and special diet, in that case this one is significantly different। सही है? तो आप इस सब डेली जो बहुत करना है उसका करना है, सिग्निफिकेंस के लेवल देखने हैं आपने, जो सिग्निफिकेंस का लेवल 0.05 से कम होगा वो है सिग्निफिकेंट। ठीक है सर, तो चलिए जी जरूर। और ये है मीन स्पॉट, जो मैंने इसको कहा कमांड दी थी कि आप मीन स्पॉट भी निकालिए। मीन स्पॉट में आप देखिए कंट्रोल मेडिकेशन एक्सरसाइज और स्पेशल डाइट, और यहाँ पर जो है वो लेवल आ रहा है इंसुलिन का। तो कंट्रोल में इंसुलिन का लेवल अबाउट 120 है, नॉर्मल है। मेडिकेशन में इंसुलिन का लेवल अबाउट 135 है, एक्सरसाइज में अबाउट 150 है, और स्पेशल डाइट के केस में तकरीबन 155 के है। तो एक ट्रेंड जो है वो शो हो रहा है कि इसमें क्या आपको इस ट्रेंड में क्या शो हो रहा है, इसमें ये शो हो रहा है कि दे आर not related with each other, their data is quite different from each other, their means are quite different from each other। next बस बाकी इसी में यानी वो डॉक्टर ओबीसी कवर हो गया, चीज नहीं कवर हो गया, तो इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही एनोवा में। ये इंतहाई जो रहते हैं अपनी केबल किसी पर खुले, जब आप इनोवा लगा के कोई रिपोर्ट लगाते हैं ना जिसमें वो आप जो है वो आराम से तो पब्लिश कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल टूल, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल टूल है। इसकी यानी मैंने आज आपको सिखाई है 1 में, यानी एक फैक्टर को कंट्रोल करना, इसी तरह 2 फैक्टर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर और इंसुलिन, ये 2 फैक्टर।
इनको कंट्रोल करने का जो ट्रीटमेंट्स होंगे वो भी इसी तरह ही एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन और कंट्रोल, अगर वहाँ पर फैक्टर्स दो हो जाएंगे तो इस इनोवा को कहेंगे टू वे इनोवा, टू वे। फिर एक और डिजाइन है जिसे डिजाइन कहते हैं मनोवा, MANOVA। मनोवा मीन्स मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मल्टीवेरिएट का मतलब है बहुत सारा, दो से ज्यादा गाइड भी यानी ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल कोई और बीमारी में है, हाइपरटेंशन और कोई चौथी आपको कार्डियक डिजीज फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये 4-5 जब ये 4-5 फैक्टर्स आ जाए और इनको कंट्रोल करने के लिए आप ट्रीटमेंट्स बनाएं और अब इसको कंपोजिट एनालिसिस करें तो वो मनोवा में होगा, मनोवा, ठीक है, मनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इस नोट में मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की आप लोगों को बेसिक जो टूल्स हैं डेटा एनालिसिस के वो बता दूँ, तो यही आप तौर करते के बारे में। जी बेटा, अब आपसे कोई क्वेश्चन करना तो पूछें। अब हमने अगर हम इसको पूरा रिवैम्प करें, पूरी 2 दिन की एक्टिविटी को, तो हम इसको किस तरह रिवैम्प कर सकते हैं? हम इस तरह कर सकते हैं, हमने ये सीखा कि SPSS पे डाटा स्प्रेडशीट कैसे बनाई जाती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें वेरिएबल्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज कैसे सेट की जाती है, फिर वेरिएबल्स का लिंक कैसे क्रिएट करना केस और उनकी नेचर के मुताबिक कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करता है इसको एनालिसिस। अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो chi-square करना, अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो एनोवा करना, रिग्रेशन करना, कोरिलेशन करना। दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाइपोथेसिस कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, उसके मुताबिक आप ये एनालिसिस करते हैं। गॉट इट? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो बुक मैंने आपसे कही है ब्लू मैन की जो